अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद जो है पहले बैटिंग का फैसला किया। 199 रन उन्होंने स्कोर किए। 49.3 ओवर्स में उनकी ऑल टीम आउट हो गई। इंडिया ने 41.2 ओवर्स में 201 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे। इस तरह 6 विकेटों के साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया। बड़ा मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। नसीम भाई, बहुत सारी चीज़ें कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। दोनों टीमें ही जो थी वो स्ट्रॉन्ग टीम्स थी, लेकिन क्या रीज़न था कि ऑस्ट्रेलिया 199 पे ऑल आउट हो गई। एक सडन ये मोमेंट आया था जब उन्होंने भी 5 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कोहली और केएल राहुल ने उसको स्टेबल किया और फिर मैच विन कर दिया। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, आज इंडिया की बॉलिंग को सबसे पहले हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। इंडिया के स्पिनर्स ने जिस तरीके से बॉल की, जडेजा ने जिस तरह से गेंद किया था, आज बड़ा उनका गेंद ग्रिप हो रहा था। उनके तीनों ही स्पिनर्स ने, अगर अश्विन की बात करें, उन्होंने राइट एंड बैट्समैनों को भी जो कैरम बॉल किए थे तो डिफ़िकल्टी वो पैदा करते रहे थे। फिर बुमराह एक ज़बरदस्त नए बॉल के बॉलर हैं। वो जिस जगह से गेंद करते हैं अनप्लेएबल होते हैं। वो अगर 6 गेंद करते हैं तो 4 अच्छी गेंदें करते हैं। ये एक अच्छे बॉलर की पहचान है और वो वाकई में खासे डिफ़िकल्ट होते हैं। देखिए, मोहम्मद शमी जैसा बॉलर भी बाहर बैठा हुआ है, जगह ही नहीं बन रही है क्योंकि सिराज अच्छी गेंदें कर रहे हैं, जगह पे गेंदें कर रहे हैं। इंडिया के फास्ट बॉलर्स प्लस स्पिनर्स आज दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इंडिया की फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। देखें, आज के मैच में अगर हम जो फ़र्क करार दे सकते हैं वो फील्डिंग का था। कैचेस विन मैचेस। कोहली ने जो कैच लिया था मिचेल मार्श का, वो बहुत ही खूबसूरत कैच लिया था। जो पहला विकेट गिरी थी स्लिप के अंदर, उन्होंने जो कैच लिया था बहुत डिफ़िकल्ट, और क्या कॉन्फिडेंस से वो कैच ले गए थे। मुश्किल कैच वो ले गए थे मिचेल मार्श का, और मिचेल मार्श ने ही कोहली का आसान कैच ड्रॉप किया ऐसे वक्त में कि जब इंडियन टीम बहुत मुश्किल में प्रेशर में भी आ गई थी। उनके 3 आउट 2 रन पे हो गए थे। और जिस वक्त कोहली का कैच छूटा है, 20 रन बोर्ड पे थे, 7वें ओवर का खेल था, कोहली ने 12 रन 28 गेंदों पे बनाए थे, यानी कि 50 से भी कम उनका स्ट्राइक रेट था। वो फंसे हुए थे। वहाँ पे चौथी विकेट मिल जाए, 20 रन पे 4 आउट कर ले ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली की विकेट मिल जाए, वो तो बहुत ही डॉली कैच ड्रॉप हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने कई जगहों पे जो फील्डिंग लैप्सेस हम नहीं देखते ऑस्ट्रेलिया के हाथों के, सिंगल्स उनके हाथों से गए कई जगह पे। फिर यहाँ पर जैम्पा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। देखिए, उनके एस्टन एगर नहीं है, वो नहीं इस इवेंट में दस्तयाब है, अनफिट हो गए थे बिफोर वर्ल्ड कप। तो अब वो एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, एडम जैम्पा को शायद ऐसा लगा मुझे कि जब कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था, अगर जैम्पा को वहाँ ला के आप बॉलिंग करवा देते, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते, थोड़ा सा उनको लेट लेकर आए, सेटल हो गए थे इस पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ पर जैम्पा को थोड़ा सा, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेट लेकर आए पैट कमिंस उनके कैप्टन। लेकिन वो कैच जो था वो मैच था। जिस वक्त वो कैच छूटा था उस वक्त मैं भी टेलीविज़न देख रहा था, मैंने कहा शायद ये कैच नहीं है, ये मैच है। देखें, इस वर्ल्ड कप में कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन अभी खेले नहीं है, लेकिन वो बारी लेते हैं तो बहुत ही पक्की बारी लेते हैं। इस तरह के जो बैटर्स हैं दुनिया भर के, उनको अगर आपने एक चांस भी दिया तो फिर आपको दोबारा मैच में लाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह के चांस देने नहीं है। आज ऑस्ट्रेलिया अगर हारे तो ना उनकी बॉलिंग अच्छी रही, ना उनकी बैटिंग अच्छी रही, ना उनकी फील्डिंग अच्छी रही, और जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी उन्होंने अवेल नहीं की। जब वो अवेल नहीं करेंगे तो फिर मैच नहीं जीतेंगे। बिल्कुल जी, अगर वहाँ पे उस वक्त कोहली का वाकई में कैच हो जाता तो फिर प्रेशर जो है वो मज़ीद बढ़ जाता। और 1 मिनट के लिए हमें ये लग रहा था कि जब हमने देखा कि जी 5 रन पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए कि बहुत बड़ा हमें एक डिज़ास्टर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नो डाउट कोहली का कैच तो ड्रॉप हुआ, लेकिन कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आतिफ, हमारे यहाँ एक कंपैरिजन होता है, वही नसीम भाई आपसे भी इसका जवाब लूँगा मैं, कोहली और बाबर का। लेकिन जो इस तरह की कोहली परफॉर्मेंस दे देते हैं, जैसे कि आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी और फिर एक लंबे टाइम तक वो पिच पे रहे और अपनी टीम को उन्होंने जितवा ही दिया, क्या आप समझते हैं कि अब इनका कंपैरिजन बनता है कि अब हमें ये कंपैरिजन करना चाहिए कि जी दोनों किंग हैं? देखिए, एक तो सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग जब भी हमारे पाकिस्तान के कोई प्लेयर अच्छा यंगस्टर ऊपर आ रहा होता है या कोई परफॉर्म कर रहा होता है तो हम फ़ौरन उसका मैच कोहली से कर देते हैं। यार कोहली से, जैसे उमर अकमल का एक टाइम पर, अहमद शहजाद का एक टाइम पर नाम लिया जा रहा था, यार कोहली से मैच कर रहे हैं, कोहली से। लेकिन कोहली जो काम कर रहा है या कोहली जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, वैसी क्रिकेट हम लोग नहीं, हमारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे। देखें, जिस तरह आज के मैच में कोहली ने 1 मैन शो किया अपने आप को, कि एक कैच ड्रॉप हुआ, उसका ड्रॉप के बाद उसने इतना टाइम लिया कि उसने 7 पार्टनरशिप लगाई उसके केएल राहुल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 164 रन की पार्टनरशिप रही और दोनों मैच इजीली निकाल के ले गए। आपके सामने देखें, वो परफॉर्मेंस की वजह से कोहली नाम हो रहा है। 40 100 है उसके,
एक बड़ा नाम, 13,000 उसके रन है, वो परफॉर्मेंसेस से। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस का जो है यार वो इतना अच्छा नहीं है जो बात है, क्योंकि अकेला अगर बाबर है, वो आमिर ने एक बात एक प्रोग्राम में कही थी कि अगर बाबर सारे मैच खेल रहे हैं तो बाबर ही परफॉर्म करेंगे। अच्छा नसीम भाई, हमारे यहाँ मैं आज देख भी रहा था कि जो कमेंटेटर हैं वो किंग ऑफ चेजिंग कह रहे हैं कोहली को। सही बात तो है, मतलब जिस तरह का वो चेस कर लेते हैं। फिर केएल राहुल ने भी उनका बड़ा एक साथ दिया। आप किस तरह देखते हैं इस सवाल को कि जो मैंने पूछा था आतिफ से कि जो ये कंपैरिजन शुरू हो गया था, नो डाउट बाबर एक अच्छे बैट्समैन है, काफ़ी दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन क्या बनता है अब कंपैरिजन? देखिए, एक शख्स का मैदान में कोई 15 साल से ज़्यादा हो गए विराट कोहली को, बाबर आजम को अभी 6-7 साल अगर आप देखेंगे तो हुए, तो ये कंपैरिजन 8 साल हो गए होंगे। आधी कैरियर का फ़र्क है, आधे कैरियर का जहाँ फ़र्क होता है वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता। बाबर बन सकते हैं कोहली की तरह, ये तो कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि बाबर का कंपैरिजन होगा, अगर बाबर को कोई भी कहता है कि वो टॉप 4 ब्रैकेट में, मान लेते हैं टॉप 4 ब्रैकेट में वो आ सकते हैं कि 4-5 बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली का अगर बाबर का कंपैरिजन आप केन विलियमसन से करेंगे तो फिर बाबर जब केन विलियमसन जितनी क्रिकेट खेल लेंगे ना तो उस वक्त कंपैरिजन होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है उनका, जो रूट से बाबर का कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, जब सिमिलर मैचेस खेल लेंगे, हाँ हमें कंपैरिजन कहाँ पे लगता है, बाबर ने 5,000 रन तेज़ किए, बाबर ने 3,000 रन तेज़ किए, बाबर ने 2,000 रन तेज़ किए, लेकिन बाबर आगे कितना खेलेंगे, अल्लाह करे कि वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जाए, हमारी दुआ ही है, लेकिन नो कंपैरिजन। और विराट कोहली का कंपैरिजन अगर वो किंग ऑफ चेस करार दिए जा रहे हैं, शरीफ भाई आप उसका रिकॉर्ड तो देखें कि रिकॉर्ड का लेवल क्या है। 80 जो सक्सेसफुल चेस हैं, ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के सक्सेसफुल चेस में जो रन्स काउंट हुए उनमें विराट कोहली दुनिया भर में सबसे आगे निकल गए। आज की तारीख में 5,517 रन उन्होंने स्कोर की 89 की एवरेज से चेस करते में। आप जरा देखें तो सही ना, फर्क देखें कि चेस करते में आप 89 की एवरेज। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर जिनका उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सचिन के 5,490 रन थे, 55.3 की एवरेज से, कहाँ 89 कहाँ 53, इतना बड़ा फर्क तेंदुलकर नंबर 2 के दरमियान में, 89 एवरेज। नंबर 3, अच्छा ये देखें, 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे फिर रोहित शर्मा, जो बड़े चेस है उसमें 5 में 3 इंडियन दिखाई दे रहे हैं, 5वें नंबर पे यैक कैलिस दिखाई दे रहे हैं। कोहली का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, हमारे यूनुस खान ने 10,000 रन स्कोर किए, यूनुस का कई खिलाड़ियों ने 10,000 रन स्कोर किए, लेकिन यूनुस का एक रिकॉर्ड है कि उनकी 4 या 5 सेंचुरियाँ चौथी इनिंग में जो सेंचुरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये यूनुस खान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो पॉन्टिंग नंबर 2 है उनकी 3 है, यूनुस की 5 है, इतना बड़ा फ़र्क है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं या ये यूनुस का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट की जो आखिरी इनिंग होती है वहाँ पे सेंचुरियाँ सबसे ज़्यादा करना। और विराट कोहली का माजरत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए अभी 7 साल और खेल रहे हैं सर। अच्छा नसीम भाई, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इंडिविजुअली तौर पे आप रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, और कितने मैच जितवा रहे हैं ये एक बड़ी अलग चीज़ है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक बड़ा चीज़ होती है कि ठीक है आपने इंडिविजुअली तौर पे 85वां रिकॉर्ड तोड़ी, और अगर आपकी टीम जो पाकिस्तान टीम है जिसके लिए हम सब खेल रहे हैं, सक्सेसफुल रन चेस है जो हम बता रहे हैं, उसमें रन है उनके, जो टीम को जिताया है उन्होंने, उसमें 89 एवरेज है उनका। आप जरा देखें ना, मैं अगर ये कल कोशिश करेंगे, बाबर के भी स्टैट्स निकालते हैं कि टीम की जीत में जो आपने कितने परसेंट आपका एवरेज रहा सेकंड इनिंग में, वो हम कल कोशिश करेंगे कि वो निकालें, उस पर ज़रूर डिस्कस करें। ये डिस्कस हो सकता है, हम रेशो निकाल सकते हैं, हम अब ज़रूर बात करते हैं जी 3,000 रन बाबर ने तेज़ किए, 4,000 रन बाबर ने तेज़ किए, 5,000 रन बाबर ने तेज़ किया, लेकिन ये जो रन्स होते हैं ना चेस करते हुए, देखे ना विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है आपके खिलाफ अभी एशिया कप और में, विराट की हमें अमूमन नजर भी यही आती है कि जब 3-4 आउट हो जाते हैं उसके बाद आता है तो फिर खड़ा रहता है विराट कोहली, वो जितवा के जाता है। सिर्फ जो बड़ी टीम होती है ना, देखें पाकिस्तान का मैच इंडिया से मैच बहुत बड़ा मैच होता है, उसमें जो परफॉर्म करता है वो वाकई में वो प्रेशर क्रिकेट को हैंडल करता है। विराट कोहली हमेशा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशल मौके पे परफॉर्म करते हैं। हम बार बार अगर ये बात करते हैं कि बाबर मैच फिनिश करो ताकि आपका नाम मैच फिनिश करने में आए, आपका नाम सक्सेसफुल चेस में आए, आपका नाम आए कि आपका अगर आपने पहले भी बैटिंग की थी तो वो टीम की फतह की जामिन बनी। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन
कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। ये सवाल इसी वजह से बनता है कि जी नो डाउट बाबर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम दुआ भी करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन जहाँ कंपैरिजन की बात होती है तो हमें खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर चाहे किसी भी टीम का हो, अगर अच्छा प्लेयर है तो उसकी तारीफ करना है, जैसे लोग आज तक ब्रांड लारा और दूसरे प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, टीम कोई भी हो। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो अभी तक कोहली जो है वो बहुत ऊपर है, एक्सपीरियंस भी उनका। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। नसीम भाई, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं, इस वजह से मैचेस नहीं होने चाहिए, टीमें नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर जो इतलात आ रही हैं कि पहले तो पाकिस्तान टीम को थ्रेट्स आती थी, अब वहाँ पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को थ्रेट आ रही है। कहा जा रहा है स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे, नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे और 14 तारीख को मैच नहीं होना चाहिए। कितना प्रेशर बनेगा पाकिस्तान टीम के ऊपर कि ज़ाहिर एक इंडिया में है और फिर वहाँ पे तो ये धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं। देखिए, स्पेसिफिक इस धमकी में 14 तारीख के मैच का, पाकिस्तान के मैच का दखल नहीं है। ये पहला मौका है शेरी भाई। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब भी गई है, जब हम 2005 में जा रहे थे तो भी शिवसेना बाल ठाकरे की जानिब से धमकी आई थी। अम्मा ने कहा आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा भाई जाने, वो ऐसी धमकी आती रहती है, हर दफ़ा देते। बाल ठाकरे शिवसेना ने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आने से रोका है, धमकी दी है, करा उन्होंने कुछ भी नहीं। कभी फिरोज शाह कोटला की स्टेडियम पिच खोद दी कि मैच नहीं होगा, अगले दिन वहाँ पे मैच होना था। इस तरह की वो जो एक टुच्चे वाला काम होता है ना, उस तरह वो गली मोहल्ले वाला वो हिकमत अमली तो रही। लेकिन ये थ्रेड जो आई है, इसमें किसी और को टारगेट नहीं किया गया। इसमें गुजरात नरेंद्र मोदी साहब का इलाका है, उनका नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, भारतीय वजीर आज़म को, और गुजरात में वाक़ अहमदाबाद के स्टेडियम को, कि हम इसको बम से उड़ा देंगे। इसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा धमकी तो दी, मुंबई पुलिस को ये ईमेल आई है और इस ईमेल में अहमदाबाद की पुलिस को नहीं आई है। ये ज़्यादातर चीज़ें मुंबई से ही चलती हैं, जैसे मैंने आपको शिवसेना का हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि गैंगस्टर रवि बिश्नू को रिहा करो, उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ हमें 500 करोड़ रुपए अदा करो। अगर इससे बचना है। उसने जो सबसे मज़ेदार चीज़ की, उसने कहा हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है। ये इस ईमेल में का मतन है, हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है और हमने भी कुछ ख़रीदा हुआ है। और उसमें उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने महफूज हैं, हमसे महफूज नहीं है। ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी साहब को जो है ना, वो उनके वज़ीर आज़म को ये थ्रेट दी गई है। ये जो रवि बिश्नू है, आपने थोड़े अर्से पहले इंडिया में एक मर्डर हुआ था, मूसा वाला एक बड़ा सिंगर था जिसका मर्डर हुआ था, और ये वही है जिसने सलमान खान को भी थ्रेट दी हुई है। सलमान खान को भी जो है वो जिन्होंने जान से मारने की थ्रेट दी हुई है और जेल से बैठ के देते हैं। इवन के रवि बिश्नू को इतनी सहूलत है कि वो जेल से, उनका इंटरव्यू भी जो है वो एक चैनल के ऊपर ऑन एयर हो जाता है। रवि बिश्नू जो है वो मूसा वाला का कत्ल हुआ, उन्होंने एडमिट किया कि ये कत्ल हमारे गैंग ने किया है, हमने किया, इतना खुल के वो बात कर रहे हैं। अगर उस सतह से कोई कहते तड़ी दी जा रही है, एक तरीके से देखा जाए धमकी जो दी जा रही है उनको, आप ये मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। ये हमेशा हमारे साथ करते हैं। आपको लास्ट ईयर याद होगा, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पे थी, एक ईमेल आई थी और वो इंडिया से ईमेल थी, और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी। ये पिछले साल की बात है। वो एक ईमेल के ऊपर अब आज सारी दुनिया की टीमों को इस चीज़ का एहसास हो रहा होगा। देखें, ये धमकी पाकिस्तान को नहीं दी गई। पाकिस्तान जब टूर पे गया, जब एक धमकी वो पुरानी की जानिब से, लेकिन ये धमकी अहमदाबाद स्टेडियम या उनके वजीर आजम को दी गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पे प्रेशर नहीं है, दुनिया की तमाम टीमों पे प्रेशर और जो ज़ाहिर दहशतगर्द अनासर है वो तो किसी भी हद तक जा सकता है। वो पाकिस्तान टीम क्या, वहाँ पे और भी जो टीमें खेल रही हैं वो भी, उनकी भी जान को खतरा है। और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है। आप ज़रा जुमले का लफ्ज़ तो देखें कि और हमने भी ख़रीदा हुआ है, और आप ये अपने आप को महफूज ना समझें, हमसे महफूज नहीं है। तो कहने का मकसद है कि वो अपने ही मुल्क में ऐसी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने मुल्क में सुनते रहते हैं। ये जो आईसीसी है और जो दूसरे टीम्स हैं, ये किन बेसिस पे इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि जी उन्होंने बड़े लड़ लड़ा के कि जी सब कुछ इधर होना है, हमारे यहाँ तो इनको बड़े प्रॉब्लम हो रहे थे कि जी मैचेस ना करें। इनके अपने मुल्क में रवि बिश्नू जैसे गैंगस्टर खड़े होकर जो धमकियाँ दे रहे होते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं हम उड़ा देंगे, और फिर आप कहते हो जी हमारे मुल्क की सिक्योरिटी। अभी ये वर्ल्ड कप अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक,
कुछ खटाई में जाता हुआ तो नहीं लग रहा, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो फिर क्या उस पर वो होता है कि भाई ठीक है अब इधर मैच नहीं कराने, बाकी कराते रहो। अगर अहमदाबाद में खुदा ना खास्ता किसी भी टीम पे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, किसी भी टीम के ऊपर कोई अटैक हो जाता है या कोई ब्लास्ट हो जाता है बड़ा, अल्लाह ना करे, बार बार मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे, हाँ अल्लाह ना करे, तो फिर वर्ल्ड कप किधर जाएगा? देखिए अल्लाह ना करे ऐसा कोई इंसिडेंट, अल्लाह ना करे, बार बार मैंने कह दिया। आपको याद होगा जिस वक्त मुंबई के ताज होटल का वाकया हुआ था, उस वक्त इंग्लैंड की टीम इंडिया में मौजूद थी। ये देखें तमाम टीमों का इंडिया के साथ तर्ज अमल, आईसीसी का इंडिया के साथ तर्ज अमल क्या है। इंग्लैंड की टीम उस वक्त फौरी तौर पे अपना टूर छोड़ के गई और मेरे ख्याल 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आके उन्होंने दोबारा वो टूर मुकम्मल हुआ। अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया पाकिस्तान में हो गया होता, यही न्यूजीलैंड की टीम थी। एक वाकया हुआ था यहाँ पे जो हमारे 5 स्टार होटल के ऊपर हुआ था, जब न्यूजीलैंड की टीम एक आमने सामने जो दोनों 5 स्टार होटल्स हैं, न्यूजीलैंड की टीम एक होटल में ठहरी हुई थी और फ्रांसीसी इंजीनियर्स कहीं और ठहरे हुए थे, जो एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ था और न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। खैर वो तो मैं याद है, मैं जब कवरेज के लिए गया तो स्टीव बकनर वगैरह वो सारे खड़े हुए थे, बोलते कि जिस तरह का उनको आवाज़ गई थी तो उनका जाना बनता था। लेकिन इंग्लैंड की टीम वहाँ खेलने के लिए वापस आ गई। पाकिस्तान से जो टीम जाती है उसको लाने में मसला हो जाता है, और वो हमारे यहाँ सिक्योरिटी के मामलात पे परेशानी सबको दिखाई देती है। जय शाह साहब अब क्या कहेंगे, जय शाह साहब के वालिद हैं अमित शाह और उनके बड़े हैं नरेंद्र मोदी। अब इनके सबसे बड़े को, इनके वालिद के भी बड़े को धमकी आ रही है। अब बताएं जय शाह साहब क्या करेंगे? वो पैसे भी मांग रहे हैं कि भाई पैसे दो। अब ये ज़ाहिर है इस सिचुएशन से तो इंडिया ही निपटेगा, लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपके अपने मुल्क में सिक्योरिटी के इश्यूज चल रहे हैं और आप दूसरे मुल्क को कह रहे होते हैं। आतिफ क्या वजह है? जैसे कि अभी तो भारत वर्ल्ड कप चल रहा है, जब भी पाकिस्तान टीम की बात आती थी तो शिवसेना और ये लोग खड़े होते थे कि जी यहाँ मैच नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्या चीज़ शो कर रही होती है इन चीज़ों में? फिर हरकतें वही बच्चे वाली करना कि जाके स्टेडियम की पिच जो है वो ख़राब कर दी। जैसे छोटे मोहल्ले में होता है ना, नसीम भाई क्रिकेट खेलने जाओ तो वो आंटी पहले से पानी फेंक देती थी कि हमारे घर के पास मैच ना हो। इससे क्या मैसेज क्या जा रहा है इंडिया की तरफ से? देखिए मैसेज तो ये कहेंगे कि नेगेटिविटी है माइंड में, जो बात है आपके सामने हमें कहा जाता है हम नेगेटिव कहते हैं। हमें एशिया कप हमारे मुल्क में नहीं हुआ इसी वजह से, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। अब जो अपने मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप, उसके हिसाब से आप देखेंगे इवन कि आपके ग्राउंड की मेंटेनेंस भी नहीं अभी हुई है, उसकी मेंटेनेंस के भी काफ़ी इश्यूज खड़े हुए हैं। प्लस आपके सामने अभी जो धमकी जो मिली है वो भी एक प्रॉब्लम आ गई, क्रिएट हो गई है। ऑल जितनी टीमें वहाँ वर्ल्ड कप की ठहरी हुई हैं वो सब प्रॉब्लम में आएंगी, टेंशन में आएंगी। अब जैसा ये माहौल क्रिएट हो गया है तो ये चीज़ें देखनी चाहिए बीसीसीआई को कि अभी इस सिचुएशन पे जो वर्ल्ड कप की माहौल चल रहा है उस माहौल को आप कैसे मैनेज करेंगे। हर चीज़ को लेकर टेंशन में है, ग्राउंड मेंटेनेंस आपके अगेंस्ट जा रही है, प्लस आपकी सिक्योरिटी पर्पस आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके अपने वज़ीर आज़म को धमकी मिल रही है। तो अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। शही भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा, इंडिया का क्राउड नहीं आ रहा है। आज तो इंडिया का मैच था तो फुल था, लेकिन फिर भी फुल नहीं था। जितना कुछ सीटें फिर भी आपको खाली दिखाई दी होंगी, वरना इंडिया का मैच नहीं भी होता। वर्ल्ड कप का इफ्तिदाई मैच हो रहा है अहमदाबाद में और वहाँ पे क्राउड नहीं आया, लोग भी डरे। इसका मकसद ये है कि वो धमकी थोड़ी पुरानी है, लोगों की नॉलेज में है। ये इंडिया को सोचना चाहिए, आपका क्राउड नहीं आ रहा, आपका वर्ल्ड कप है, आप बनते होंगे, यानी कि इनके रवि क्राउड आ नहीं रहे सर। हाँ, यानी कि इनके लिए रवि विष्णु और ये बहुत बड़े भला बन चुके हैं। इससे पहले शिवसेना जी रोती रहती थी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बहरहाल ये इंडिया को सोचना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि आप हम पे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि जी आपकी सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी फिर भी बहुत बेहतर है, आपके गैंगस्टर खड़ोगे, आपके प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे रहा है। इस बारे में सोची गए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। नसीम भाई आज क्योंकि थोड़ा सा अभी टाइम भी है, मैंने कहा एक आध चीज़ डिस्कस करें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से 8-10 दिन पहले अनाउंस हुए। इसमें ज़रा सा मैं देखने वालों को ये बता दूं कि इसमें ABCD कैटेगरी है। ए कैटेगरी में 6 मिलियन पर मंथ, बी कैटेगरी में 4.1 मिलियन पर मंथ, सी कैटेगरी 1.75 पर मंथ और डी कैटेगरी जो है 1.13 मिलियन। ए कैटेगरी की अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो इसमें बाबर, शाहीन और रिजवान हैं। बी में अगर हम बात करते हैं तो फ़खर हैं, हारिस हैं, इमाम हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, नसीम शाह हैं, शादाब हैं। सी में इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफ़ी। डी में फ़हीम अशरफ हैं, इफ्तिखार अहमद हैं एंड अदर्स। नसीम भाई एक जगह मुल्की हालात जो है, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मुल्की हालात हमारे इतने ज़्यादा ज़ाहिर बेहतर नहीं हैं, हम पे कर्ज़े अलग हैं। आप जस्टिफाइड हैं इतने पैसे, क्योंकि आप इतने अरसे से देख रहे हैं
और क्या पहले भी इतने ही मिलते थे कि महीने के 60-60 लाख रुपए मिल रहे हैं? देखिए, पहले जो इस वक्त डी कैटेगरी का अमाउंट है ना, 11,32,000, बाबर आजम और जो ए कैटेगरी के प्लेयर थे वो 12 लाख और कुछ लेते थे, तकरीबन 12 लाख, यानी कि जो इस वक्त सी कैटेगरी तो 17 लाख पे जा चुकी है, तो आप सबसे ज़्यादा लेते थे। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पैसे मिलने चाहिए। इंडिया इतना पैसा हमारी किटी में नहीं है, हमारा भी बोर्ड बहुत रईस है, लेकिन इंडिया से तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो अपने डोमेस्टिक के प्लेयर को जो है वो 1 करोड़ रुपया दे रहे होते, तो हम उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, देखिए बढ़ना चाहिए, खिलाड़ियों का पे स्केल बढ़ना चाहिए था। इनकी वजह से पैसा पाकिस्तान क्रिकेट में आता है, तो क्रिकेटर्स की फलाह व बहबूद का काम होना चाहिए। लेकिन क्रिकेटर्स ने अभी दरमियान में जो लाहे अमल इख्तियार किया, 4 महीने में उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, हमारी बात मानी जाए। ज़का अशरफ जब गए थे श्रीलंका, तो वहाँ पर भी खिलाड़ियों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें क्रिकेटर्स ने ये बात कही थी कि ना सिर्फ हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो शेयर मिलता है उसमें भी हमें एक हिस्सा दिया जाए। अच्छा। और ये भी मंजूर हो गया। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। देखिए, 60 लाख रुपए मेरे लिए इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मेरे लिए जो बड़ा टॉपिक है वो ये कि आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हैं। आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर वो फिट होगा या नहीं होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी। अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे चलें जी, जो मेन प्लेयर्स हैं वो तो खेल रहे हैं, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, खेल ही नहीं रहे, तो वो भी बैठ के जो है वो 11-11 और 17-17, 18-18 लाख रुपए लेते रहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए ना, इनमें से 25 क्रिकेटर्स हैं। मैं कहता हूँ आप 25 की जगह 50 क्रिकेटर्स हैं। मुआवजे का एक रेशो होना चाहिए। लेकिन आईसीसी के मुआवजे से आपने हिस्सा दिया। मैं ज़का अशरफ साहब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना समझ से बाहर है। भाई, मिसबाह उल हक अभी नेशनल स्टेडियम कराची में थे, उस दिन मीडिया से बात करते हुए पीसीबी टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने कहा मेरा कोई ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक़ है, ना मेरा इस टीम की सिलेक्शन से ताल्लुक़ है। इस टीम को सिलेक्ट किया है बाबर आजम ने, इस टीम को सिलेक्ट किया सिलेक्शन कमेटी ने, इस टीम को सिलेक्ट किया ज़का अशरफ ने, इस टीम के से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली ये बात कही। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि सवाल किया जा रहा है भाई 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे। ये इससे पहले कभी आपने नहीं सुना? ये पहली दफा हुआ है कि 3 साल का दे दिया? कभी नहीं, कभी ये पॉसिबल ही नहीं। 1 साल बाद आपको नहीं पता कि वो प्लेयर कितना फिट है, कितना अनफिट है, खेल रहा है, नहीं खेल रहा। आपने 3 साल की, वो कहते हैं ना, निमटा दो। इधर भी तो दोस्ती यारी नहीं चली। भाई, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था अभी रिसेंट पास में, जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हम इसमें ये कि ए कैटेगरी का खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो बी कैटेगरी में आ जाएगा, बी वाला नहीं करता है तो अच्छा करता है तो ए में आ जाएगा, डी वाला ए में भी आ सकता है, सी वाला। अच्छा चलें, लेकिन बात ये हो रही है, अगर वो नहीं है तो कैसे अदा करेंगे? ये आप तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। ये चीज तो देखें, ये तो एक सवाल के जमरे में आ गई कि 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। चलें, ये तो प्लेयर्स की बात हो गई ना, खिलाड़ी हैं। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक साहब, मैंने सुना है 25 लाख रुपए। हाँ, कोई इनके पर्क्स वहां तक पहुंच जाते हैं। तो क्यों, मतलब 25 लाख आते? आप भी बताएं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने क्या करना होता है? सबके ऊपर के कैमरे लगा के वो पूरे दिन बैठे रहते हैं सीसीटीवी के आगे, कौन कितना खेल रहा है, कौन कितना। 25 लाख रुपए ले रहे हैं? इसके भी 25 लाख, अगर ये भी कर रहे हैं तो भी 25 लाख। नसीम भाई ने जैसे एक बात बोली कि सबसे अच्छी चीज़ थी कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको आप ए में रखें, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको बी में ले आए। शफलिंग होनी चाहिए। आपने अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, अव्वल तो पहली बात तो बनता ही नहीं, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हो रहा है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों भाई? आपके साथ हुआ कभी इतना कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ा किसी ने किया? तो मैं तो शॉक्ड हो गया था देख कर के यार 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भाई, किस वजह से? वही बात आ गई कि दोस्ती यारी शायद बीच में आती है, मामला बीच में आते हैं। या इतने एहसान कर दो, बाद में जो को वैसे सिलेक्शन कमेटी में से आपके सामने मिसबा भाई ने हाथ उठा लिए, हफीज़ अलग कह चुका है, तो रह गए इंजी भाई और बाबर। तो मेरे ख्याल से इंजी और बाबर ने ही मिलकर आई थिंक टीम बनाई है और सारी चीज़ें वही मैनेज कर रहे हैं। तो यार कोई तो बंदा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक मुर्शिद है, अभी नाम नहीं पूछिएगा, हो सकता है आने वाले वक्त में इसको डिस्कस करेंगे। आपने तो मुझे कहते हैं ना वो आधी बात बता के, मेरी तो आदत है पूछने की, चले नहीं पूछूंगा। मुर्शिद के नाम से बोलते हैं, एक मुर्शिद हैं, मुर्शिद समझ लें। अच्छा, वो जो है वो सबके साथ वाबस्ता है, चाहे इंजमामुल हक हो, उनके भी मामलात वो देखते हैं, प्लेयर एजेंट जो होते हैं जितने भी, वही जो है वो मामलात बाबर आजम के भी देखते हैं, वही रिजवान के देखते हैं। 9 खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं कि जिनके मामलात प्लस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के वो मुर्शिद साहब देखते हैं, मुर्शिद साहब। और इसी तरह 6 खिलाड़ी अभी गए हुए उस टीम के जो इस वक्त एशियन गेम्स के लिए चाइना में मौजूद है, उसके भी 6 खिलाड़ियों को मुर्शिद साहब देखते हैं। उनका भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। मेरी इतलात के मुताबिक खिलाड़ियों को शामिल करना या नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक खबर और बताऊं
जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से मैच हारी थी, बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई हमें एशिया कप में, उसके फ़ौरन बाद इंज़मामुल हक ने एक मीटिंग कॉल कर ली थी, जो इस वक्त नई सिलेक्शन कमेटी बनी है जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों मिला के अभी रिसेंटली अनाउंस हुई। उस वक्त वो सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, अपने अपने रीजन्स के लोगों को जमा किया, उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। तो जो वहाँ लास्ट सजेशन बनी थी वो ये बनी थी कि 11 रुकनी टीम में सऊद शकील को आना चाहिए और अबरार अहमद टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने इसको इख्तलाफ किया। बाबर आजम ने कहा कि एक खिलाड़ी वाइट बॉल से खेला ही नहीं है तो हम उसको कैसे ले जा सकते हैं, और इसी वजह से ट्रैवलिंग रिजर्व की तौर पे वो गए थे। तो इसमें कहते हैं कि बाबर आजम का वोट था, लेकिन फिर 25 लाख इंज़मामुल हक साहब आप किस बात के ले रहे हैं? अगर आप ये वाला डिसीजन भी नहीं बाबर ले से सकते, करवाना है, फिर बाबर को 12 लाख रुपए बाबर को दे दो अपने हिस्से के, हाँ। कि सारे ही फैसले बाबर ने करने, तो आपने कुछ करना ही नहीं है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि इतनी बड़ी शिकस्त हो गई थी, इतने मामलात ख़राब हो गए थे, ड्रेसिंग रूम के माहौल की खबरें आ रही थी। हम कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर प्रोड्यूस करना चाहते थे, जैसे सऊद शकील एक इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड लेके गए, ऐसे मेरी नज़र में सऊद शकील से ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट प्लेयर अबरार अहमद हो सकते थे, क्योंकि ये स्पिनर्स की जगह है। आज भी आप देखें स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, मोस्टली मैचेस में आपको स्पिनर्स का रोल दिखाई देगा। अब आप जो है वो सिमिलर टाइप के 2 स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। आप अगर वो चेंज बाबर ने नहीं होने दिया तो फिर ज़का अशरफ साहब कहाँ थे? देखिए, मैं ज़का अशरफ साहब को थोड़ा सा कमज़ोर विकेट पे इसलिए भी थोड़ा सा देख रहा था, उनके सामने भी आगे कुआं पीछे खाई। देखिए, टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही है, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता इस वर्ल्ड कप में कुछ ख़राब हो जाता, लोग कहते हैं आपने अपने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया आपने खिलाड़ियों का मोरल खराब हो भाई गया। 1 साल का दे देते ना, 3-3 साल का यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये अच्छा reason नसीम भाई, क्या है? क्योंकि टाइम कम है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के 25 लाख हैं और किसकी कितनी कितनी सैलरी है थोड़ा सा जरा बता दें, क्योंकि जो भी कम सैलरी वाले हैं वो बेचारे जरा कुछ देखिए, सोच लें। मैं कितने कितनी है जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, मैं अभी- डायरेक्टर मीडिया है उनकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती ये है? जो अभी अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं आप, जो एहसान वानी साहब के दौर में डायरेक्टर मीडिया तकरीबन कोई 15 लाख इससे ऊपर ले रहे थे, डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमी को 16 लाख रुपए ले रहे थे, एक इनके फाइनेंस के डायरेक्टर हैं वो तकरीबन कोई 20-1 लाख रुपए ले रहे थे, वसीम खान जो आए हुए थे CEO, वो तकरीबन उनकी को 28-30 लाख रुपए तक जाके पर्क्स बनते थे। तो ये सारी तनख्वाहें थी, लेकिन नजम सिटी ने आने के बाद उन तनख्वाहों को कंट्रोल किया था। उन्होंने कहा था, अच्छा एक मज़ेदार चीज़ सुने, कुछ लोगों को वो हटाना चाहते थे नजम सेठी साहब, तो उन्होंने कहा कहने लगे कि भाई आधी तनख्वाह कर देते हैं आपकी, जो है वो हम आधी करेंगे, तो वो आधी पे भी खुशी खुशी तैयार थे करने को। इतनी थी कि भाई आधी भी हो जाएगी तो क्या काफ़ी है। बहरहाल जी, बात हो रही थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ज़ाहिर है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आता, या फिर आप एक कैटेगरी बना लेते कि ठीक है जो परफॉर्मेंस देता रहेगा वो A में आ जाएगा, ABCD के पैसे आप फिक्स कर लेते, लेकिन प्लेयर्स के नाम फिक्स नहीं करते। ये नाम फिक्स क्यों हुए, ये बड़ा एक अहम सवाल है। फिर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी 25 लाख रुपए ले रहे हैं और वो सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहे होते, कभी उससे पूछ रहे हैं कभी इससे पूछ रहे हैं, तो इन चीज़ों को बहरहाल देखना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।